गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रत्यय और पत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रत्यय के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें पत्र के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप व्याकरण की पुस्तक निकालें और साथ में एक पेंसिल भी रखें। उसमें आप प्रत्यय का पाठ निकालें और साथ ही सुनते वक्त आप रेखांकित भी करते चले जो आपको महत्वपूर्ण लगे, कि अभ्यास के प्रश्नों को करते वक्त आपको कोई विशेष परेशानी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने उपसर्ग के बारे में बताया था, तो उसी प्रकार से उपसर्गों की तरह ही प्रत्ययों का भी नए शब्दों की रचना के लिए प्रयोग किया जाता है। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके उसके अंत में उसे जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्दों के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। असल में यही शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। यदि परिभाषा हम देखें तो ये है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या पूरी तरह से उसमें बदलाव ला देते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे सोना मूल शब्द है और इसके अंत में अगर आर जोड़ें तो सुनार हो जाता है। एक और उदाहरण लेंगे। मानव और मूल शब्द हुआ और उसमें अगर अंत में हम ता प्रत्यय जोड़ें तो ये पूर्ण नया शब्द बनता है मानवता। प्रत्यय के उपयोग में कभी कभी मात्राओं का बदलाव भी होता है। इसका एक उदाहरण मैं अभी देने जा रहा हूँ। सोना में हमने आर प्रत्यय जोड़ा, लेकिन सोना में ओ की मात्रा है, लेकिन जैसे ही इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा ओ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो गया, क्योंकि अर्थवान शब्द सोनार नहीं होता बल्कि सुनार होता है। इसीलिए यहाँ पर ओ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा में परिवर्तित हो पाया। ठीक उसी प्रकार से यदि मूल शब्द हम पूजा लिखें तो प में बड़ी ऊ की मात्रा होता है, लेकिन जैसे ही आरी प्रत्यय इसमें जुड़ता है प में छोटी ऊ की मात्रा हो जाता है, क्योंकि प में छोटी ऊ की मात्रा, ज में आ की मात्रा और र में बड़ी ई की मात्रा, पुजारी, ये एक अर्थवान और पूर्ण नया शब्द होगा। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। बच्चों, कक्षा 9 में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस पर विशेष चर्चा की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही। तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें दो प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं। जैसे मानवीयता, इसमें मूल शब्द मानव है, एक प्रत्यय है ईय, बड़ी ई और य, और दूसरा प्रत्यय है ता, अर्थात इसमें दो प्रत्यय एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से कलाकारी अगर कोई शब्द लें तो कला एक मूल शब्द है, कार एक प्रत्यय है और बड़ी ई दूसरा प्रत्यय है। तो अर्थात दो प्रत्ययों को जोड़कर कलाकारी शब्द बना है। हालांकि ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन फिर भी उपयोग में ऐसे शब्द भी लाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी ऐसे शब्द भी हमें मिलते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से बने हुए होते हैं। जैसे अनुरागी, इसमें उपसर्ग अनु है, मूल शब्द राग है और बड़ी ई प्रत्यय है। ठीक उसी प्रकार से परिश्रमी, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ उपसर्ग परि है, श्रम मूल शब्द है और बड़ी ई प्रत्यय है। हालांकि ऐसे शब्दों का
प्रयोग ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे शब्द हमें मिल सकते हैं। इन सब बातों को हम कुछ उदाहरणों द्वारा अब समझेंगे। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखना है। तो मान लीजिए कि कोई शब्द है भूलावा, तो इसमें मूल शब्द है भूल और प्रत्यय होगा आवा। उसी प्रकार से जैसे अगर बचपन दिया गया है तो इसमें मूल शब्द बच्चा है और इसका प्रत्यय होगा पन। अलग तरह के उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे कुछ प्रत्यय दिए गए हैं और उससे यदि कोई दो शब्द बनाने हो तो ध्यान रखने वाली बात है कि उस प्रत्यय में अर्थपूर्ण मूल शब्द ही जोड़कर नए शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। जैसे अगर वान प्रत्यय दिया गया है तो इससे दो शब्द क्या बनाए जा सकते हैं? मेरे विचार से दयावान, बलवान, अन्य शब्द भी हो सकते हैं। ये मेरे विचार से ये दो इसके उत्तर हुए। आप चाहें तो कोई अन्य मूल शब्द जोड़कर भी कोई नया शब्द बना सकते हैं। बच्चों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके पुस्तक में जो अभ्यास दिए गए हैं उन अभ्यासों को हल करने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से उसका हल निकाल पाएंगे। अच्छा बच्चों, अब पत्र के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पत्र आप पिछली कक्षा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। सबसे पहले औपचारिक पत्र। इस श्रेणी के पत्रों को कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला प्रार्थना पत्र, कार्यालयों को लिखा जाने वाला प्रार्थना पत्र, शिकायत सुझाव संबंधी पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र और इसी से जुड़ा हुआ कोई अन्य पत्र। ठीक उसी प्रकार से उस पत्र का दूसरा भाग अनौपचारिक पत्र होता है, जो मूल रूप से व्यक्तिगत रूप में अपने मित्र या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। इन सभी प्रकार के पत्रों को लिखने का ढंग तथा इसकी भाषा शैली में थोड़ा अंतर होता है। इन पत्रों का प्रारूप यदि आप समझ लें तो पत्र लेखन में आपको सुविधा होगी। इसीलिए इन पत्रों के प्रारूप और एक एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आप चाहे तो उसे देखकर और उसके अनुसार ही पत्रों को लिखने का प्रयास करेंगे। ये प्रारूप और उदाहरण PDF फाइल द्वारा में दी गई है, इसलिए आप उसे देख सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप व्याकरण के पत्र और प्रत्यय के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब इसके आधार पर आप अपने पुस्तक के अभ्यास को लिखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बच्चों, इसी के साथ मैं ये कक्षा समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।